नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम लोग कक्षा 8 का हिंदी का 5वां अध्याय हुंड्रू का जलप्रपात देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 का जो एनएलएच है उसके लिए भी ये काम आएगा, यानी क्लास 10th एनएलएच, जिसका उर्दू वाले जो बच्चे हैं उनका जो हिंदी होता है सेकेंड लैंग्वेज, उनके लिए भी है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कहानी समझाएंगे, उसके बाद शब्दार्थ लिखना है, फिर आपको प्रश्न उत्तर अपने फेयर कॉपी बनानी है, प्रश्न उत्तर की फेयर कॉपी बनानी है और उसे याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हुंड्रू का जलप्रपात। तो हुंड्रू का जलप्रपात सामान्यतः यात्रा वृत्तांतों में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। धार्मिक स्थान यानी कि जहाँ पे मंदिर हो, मस्जिद हो, ये सब, और सांस्कृतिक विरासत हो गया जैसे कि लाल किला वगैरह, ये सब सांस्कृतिक विरासत हो गया। और हुंड्रू का जलप्रपात जो है आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है ना, हम कहीं की यात्रा करते हैं, यानी कि हम कहीं पे जाते हैं तो वहां पे जाके क्या क्या देखते हैं उसी को फिर आके लिखते हैं, तो उसी को कहते हैं यात्रा वृत्तांत। इस दृष्टि से पाठ क्या है? उल्लेखनीय है। पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही उस इलाके में आसानी से उपलब्ध अब्रक, ठीक है, और कोयला खदानों का भी वर्णन है। यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविषा और श्रम की महत्ता का भी संयोजन है। जिजीविषा मतलब तो क्या? जिज्ञासा है, क्या क्या मतलब खोज करते हैं जो, मतलब ये होता है ना कि मन में कोई चीज की जानने की इच्छा, तो वही चीज। और श्रम की महत्ता यानी कि श्रम, श्रम मतलब हो गया परिश्रम एक तरह से, तो हम लोग जो काम करते हैं वो भी एक श्रम ही है। तो श्रम की महत्ता क्या है, उसके बारे में इस पाठ में क्या क्या गया वर्णन किया गया है। तो आगे पाठ में बहुलवादी संस्कृति यानी कि सामाजिक संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया और झरने की सुंदरता, प्राकृतिक दृश्यों की विशिष्टता के उद्घाटन से पाठ क्या हो गया? रोचक हो गया। यानी इस पाठ में प्रकृति के मनोरम दृश्य का भी क्या क्या है? वर्णन किया गया है। तो इससे क्या हो गया? पाठ क्या हो गया है? बहुत ही रोचक हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। छोटा नागपुर क्या है? ये एक पठार है। छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है। पठार क्या होता है ना, समांतर पहाड़ की जो ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है तो उसको पठार कहते हैं। और पठार क्या होता है? ऊपर से एक तरह से समतल एरिया होता है, प्लेनर एरिया होता है। और पहाड़ क्या होता है? ऊपर नीचे इस तरीका से चोटी बना हुआ होता है। तो ये क्या है? पठार है। एक ही चोटी रहेगा तो उसको पहाड़ कहेंगे, और लगातार चोटी होते हुए आगे बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? श्रेणी बोलेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का चर्चा हो रहा है। तो छोटा नागपुर पठार जनरली जो है बिहार के नीचे से, यानी कि दक्षिणी बिहार से शुरू होते हुए झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब में फैला हुआ है। उसी के बारे में देखते हैं। तो जमीन की हरियाली, आकाश में नीलिमा, नीलिमा मतलब होता है नीला, जैसे आकाश का रंग क्या होता है? तो नीला होता है। तो वही तरह आकाश की नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तो उबड़ खाबड़ ऊंची हो गई है का अर्थ यही है कि यहाँ पे क्या है? पठार है। और तीव्र धारा और गंधले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही है। देखिए, जब पहाड़ पर से नदी आती है ना, तो ऊंचाई से नदी जब आती है तो आप जानते हैं नदी की जो गति होती है वो क्या होती है? गति बढ़ जाती है। तो जिसके कारण उसके आसपास जो भी होता है, गाद होता है क्या ना, कि नदी के अंदर जो मिट्टी जमा हो जाता है, नदी के अंदर जो मिट्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं गाद। तो गाद को नदी क्या करती है? बहाते हुए चलती है। इसलिए नदी क्या होती है? साफ ना रह के गंदे पानी जैसा हो जाता है। और फिर जब वही मैदानी इलाके में आती है नदी, नदी की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, और उसका पानी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जिन्होंने मैदानों की छाती चौड़ी है और पर्वतों का अंतर थोड़ा है।
ठीक है। और झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों, लता जुल्मों गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, और जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तद तरद्दुम और विभाग को कम व्यय पड़ा। सांप की तरह भागी जा रही है, और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। द्रुत गति मतलब तीव्र गति से। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा मनोरम दृश्य है। पहाड़ पे जब भी, अच्छा एक बात और जान लीजिए, पहाड़ पे जब भी सड़क बनती है तो वो सीधी सड़क नहीं बनती है। पहाड़ पे सड़क कैसे बनती है? ऐसे करके बनती है, ऐसे ऐसे चढ़ा जाता है, ताकि क्या हो, हम लोग जो ढलान होता है ढलान को क्या कर सकें, कम कर सकें। ढलान ज्यादा होगा तो क्या होगा, गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी, और उतारेंगे भी तो ब्रेक नहीं लगेगी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, सांप की जैसी क्या है, सड़कें, और उसी पे जो है सब जा रहे हैं। कुछ पैदल भी जा रहे हैं और कुछ गाड़ी से भी, सवारी से भी जा रहे हैं। सवारी मतलब कुछ गाड़ी से जा रहे हैं, और बेहतरीन सड़कें हैं, उन्हीं पे सभी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और बीच बीच में झाड़ी है, झुरमुट है, पेड़ पौधे हैं, तो उसके बीच में से सभी जा रहे हैं, प्रकृति का मनोरम दृश्य का आनंद लेते हुए। चलिए आगे देखते हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा। धरती पर क्या हो रहा? आदिवासियों का नृत्य हो रहा है, और आसमान में बादल आंख मिचौली खेल रहे हैं। आंख मिचौली खेलना जैसे धूप का समय हो, दिन का समय हो, तो कभी बादल आ गया तो ठंडा हो गया, फिर बादल हट गया तो क्या हो जाता है, धूप हो जाता है। तो वही कह रहा है, बादल क्या कर रही है, आंख मिचौली खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है। जन जन के कंठों से मादक गीतों की सृष्टि से हो रही है। मादक मतलब मन को मोहने वाले गीते गा रहे हैं सभी लोग, और डांस कर रहे हैं। कौन? आदिवासी। जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं, और जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखाएं शाखा शाखा गुलजार है। यानी कि वहां पे एक डांस भी हो, आदिवासी डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। जंगली जानवर भी बोल रहे हैं, साथ में पंछी भी क्या कर रही है, चहकार चहचहा रही है। तो दृश्य क्या हो रहा, मनोरम हो रहा। सुंदर जलवायु, मनहार वातावरण। हवा धीरे धीरे डोलती है, तो अपने साथ फूलों की सुरभि, सुरभि का अर्थ क्या होता है, सुगंध होता है। सुरभि का अर्थ क्या होता है, सुगंध। सुगंध बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं, और उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियां कलकल छल छल स्वर में बहती हैं, तो किनारे के रहने वाले को अमृत बांटती है। नदी जब बहेगी तो अपने साथ क्या लाती है, पानी लाती है, खाने के लिए मछली वगैरह भी लाती है। यानी कि जो नदी के आसपास रहते हैं उनका जीवन पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहता है, नदी पे ही निर्भर रहता है। क्योंकि पानी तो क्या चाहिए, सभी को चाहिए पानी। झरने सतत झरझर कर आंखों की तरी और नमी कल्पना की को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करती है। झरना के पास जब जाइएगा ना तो मन पूरे शांत हो जाएगा। तो वही चीज है, चित्त क्या हो जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है। खानों में कोयला और अब्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुलनियों फुल फुनगियों, नाचती तितलियां, और फल भार से झुके जा रहे पेड़। फल भार से यानी जब जब पेड़ में फल लग जाता है तो पेड़ क्या होता है, हल्का झुकने लगता है, वजन बढ़ जाता है। वही चीज कह रहा है, फल भार से झुके पेड़, शोभा संपन्न वर्णीय घाटियां, और सुषमा की तरह दर्शनीय नदियां, हिरितिमा वाले मनमोहक मैदान, और मन पर जादू जैसा असर करने वाला पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। यानी छोटा नागपुर में आपको प्रकृति के क्या मनोरम दृश्य का वर्णन मिलेगा। मनोरम मतलब मन को भाने वाला या मन को लुभाने वाला दृश्य मिलेगा। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार में। और इन सब के साथ वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। एक ओर पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है,
ठीक है, तो यह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रही है। और एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है, तो अबरग बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खुराद खुराद कर एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है, तो उसे लोग श्वेत सलीग्राम कहकर पूजते हैं। और पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। विस्मित विस्मित भाव से मतलब आश्चर्य, आश्चर्य भाव से देखते हैं। विस्मित मतलब क्या होता है? आश्चर्य। तो आश्चर्य भाव से झरना का मनोरम दृश्य को देखते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है कि पत्थरों, जब नदी बहती है तो वो क्या करती है, पत्थरों को तोड़ तोड़ के एक नया आकार दे देती है। फिर उसी आकार को हम लोग क्या करते हैं, उसी में से अगर कोई अच्छा सा आकार दिख गया शिवलिंग के जैसा, तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, पूजते हैं। तो शालिग्राम जो है ना, यहाँ पे शालिग्राम एक तरह से शिवलिंग का ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, यानी छोटा नागपुर पठार में जो है आप कई दर्शनीय झरने देख सकते हैं, पर उनमें हुंडरू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची जा गया, हुंडरू देखने जरूर गया। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है? रांची में। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन कौन हुंडरू जलप्रपात देख के आए हैं और यह कैसा है। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं आ, अघात हूँ, आघात नहीं। यानी कि ये इस बार झरना के बारे में हम जितना भी लिखें, वो मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि इसके बारे में हम क्या किए, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये झरना बहुत ही अच्छा है, मन पे क्या करना, जादू करने वाला है। और इस झरना पे अगर आप एक बार गए, तो इसकी स्मृति, स्मृति मतलब यादें, इसकी यादें आपके साथ हमेशा रहेंगी। इस झरना की यादें आपके साथ हमेशा रहेंगी। रांची से पुरुलिया पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं। और पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है, जो रांची से हुंडरू 27 मील है। यानी कि अगर रांची से आप हुंडरू जाना चाहते हैं तो 27 मील जाना पड़ेगा। और एक मील में कितना मीटर होता है? तो लगभग 1600 मीटर होता है। लगभग कितना मीटर होता है? 1600 मीटर होता है। तो इस अनुसार से आप इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधक भी महान हो, और महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही होना चाहिए। जैसा हुंडरू का झरना, वैसा उसका मार्ग। ये कहना किसका है? महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी भी यहाँ पे गए हुए थे। साध्य और साधक। साध्य मतलब होता है, साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य। ठीक है, साध्य का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। और साधक का अर्थ होता है जिसका वो लक्ष्य हो, यानी लक्ष्य को साधने वाला। तो साध अगर अच्छा है ना, तो उसका साधक भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो। और बीच बीच में पहाड़ी, उस पर झाड़ी। विभीषिका का अर्थ होता है भयावह। ठीक है, ऐसा भयावह जंगल है जिसको देखकर शायद बाघ भी डर जाता हो। सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। यानी कि यहाँ से जो जाइएगा आप, रास्ते में जो भी आपको मिलेगा सभी देखने योग्य है। यानी सभी दर्शनीय मतलब देखने योग्य, वर्णनीय मतलब वर्णन करने योग्य, यानी सभी के बारे में कहा जा सकता है, बताया जा सकता है और सभी को देखा जा सकता है। ऐसा सुंदर दृश्य है। चूंकि महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। ठीक है, और बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती
छोड़कर बहने वाली पतली नदी जिसको देखने में आनंद आए। पहाड़ों पर हिचकाती हिचकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए। तो चहचहाती चिड़िया जिसकी चहक सुनने में आनंद आए, यानी कि आप रास्ते से जाइएगा तो चिड़िया चहचहाती यानी आवाज करते हुए मनोरम सुनने योग्य आपको लगेगा कि ये चिड़िया की चहचहाट, जो कि शहरों में तो बिल्कुल अब गायब ही हो गया, तो वो सब आपको यहाँ पे सुनने में मिलेगा रास्ते में। सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे हैं। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, और जिसकी रहन सहन में 100% कला बसती है। मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हों, और मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही है। तो किसानों का जो फसल होता है वो उसकी क्या होती है, किस्मत ही होती है। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसकी मुकाबला ना रामलीला करे और ना ही रासलीला। और पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, घूम धूम मचाना, और जिसकी उसकी यह आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंगाड़ रहे हों। यानी पानी की आवाज इतना ज्यादा हो रहा था, जब पानी जितना ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा तो वो उतना ही ज्यादा आवाज करता है, तो वो उसकी आवाज कैसी थी, हाथी की चिंगार की तरह थी। यानी कि अगर हम आपसे पूछे हाथी की आवाज कैसी होती है तो हाथी कैसे बोलता है, तो वो चिंगारता है। जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हों, या जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुंकार रहे हों। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज पड़ती है। यानी कि कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे आवाज जो था क्या था, बहुत ही ज्यादा था। और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी की मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। यह क्या है, युग युग में पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार से पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है, और जिसके सामने पत्थर भी मात है। यानी जल की क्षमता के सामने पत्थर भी क्या होगा, हार मान रहा है। हाँ, पत्थर मात है। करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है और पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा। तो हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पे है, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे बहती है, तो आप क्या बोलेंगे, झारखंड में। कहाँ बोलेंगे, झारखंड में बहती है। याद करने के लिए ये सब क्वेश्चन याद करते जाना है। जिसके उद्गम से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। और स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे बालासोर जिला जो है ये कहाँ पे है, बालासोर जिला ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। भारत के बंगाल की खाड़ी जो है भारत के किस दिशा में है, तो ये है पूर्व दिशा में। ठीक है। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे
गिरती हैं तो एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है और जिसकी ऊंचाई कितना है, 243 फुट। अगर हम आपसे हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई पूछेंगे कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 243 फुट है। कितना है? 243 फुट। ठीक है, याद रखेंगे। उजला पानी ऐसा कि प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर में और भंवर से पीस कर पत्थर का सफेद चूर्ण मिला दिया गया है। ठीक है, यानी कि पानी बहुत ज्यादा क्या होता है, वहां पे व्हाइट होता है। और कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। और बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता है तो उसका रंग लाल होता है, प्रतीत होता है वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई। तो यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन कौन हवाई मिठाई खाए हैं फेरी वाले से लेकर। लेकिन पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है। यह हवा में उड़ना इंद्रधनुष फरफरा रहा उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। और झरना के एक ओर का जंगल रांची में, ठीक है, झरना का एक ओर का जंगल कहाँ है? रांची में। और एक ओर का जंगल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रही है। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह ना रांची का है और ना ही हजारीबाग का, बल्कि सबका है। तो प्रकृति के जो भी पदार्थ होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, किसी एक की जागीर नहीं होती है। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा बह रही, ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही है, जैसे महादेवी जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहाँ घनघोर धारा बह गिरती है, वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। यानी झरना जब ऊपर से पानी गिरती है तो वह टकरा के कितना फीट ऊपर चले जाता है, तो ये जो ऊपर जाता है कितना चले जाता है, 20 फुट लगभग ऊपर उड़ जाता है टकराने में। लगता है पत्थरों को चीर कर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसका कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। कंठहार मतलब माला जो पहनाते हैं गले में, उसी को कहते हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि शिवाजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी और उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। यही गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रही है। स्वयं झरने को भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। थर्मामीटर का यूज किसके लिए किया जाता है आपको पता है? थर्मामीटर का यूज किया जाता है बुखार नापने के लिए, फीवर अगर किसी को हो जाए तो नापने के लिए। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है और यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सकते हो तो जानो। नदी जहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगातार लगाकर उस पर खाड़ी उगाई गई हो, और प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथों से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतना सामर्थ्य कहाँ। सच बात है कि प्रकृति जो कर सकती है वो मनुष्य कभी नहीं कर सकता। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। यानी कि कितना कितना भी टाइम लगा दें, मानव इस तरह से नहीं बना सकता है। जो प्रकृति बना सकती है वो मानव कभी नहीं बना सकता बिल्कुल उसी तरीके से। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है।
और पगडंडी क्या होता है? पगडंडी मतलब हो गया पैदल चलने वाला रास्ता। उस पे आप कोई भी सवारी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, चाहे वो बाइक या साइकिल कुछ भी नहीं। उसमें आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझा रहे थे। यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है, बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंड्रू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यूं सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जोन्हे में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफेद, और यह भयंकरता भी उसमें कुछ नहीं। यह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टानों पर गिरता है, मानो आग की सृष्टि करता है, और जहाँ धुआं बराबर ऊपर उठता है। यानी कि वहां पे पानी जो ऊपर से गिरता है तो चट्टानों से टकरा कर इस तरीका से चारों बगल ओस टाइप से बिखरता है कि लगता है क्या है, धुआं धुआं हो रहा है। हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, तो कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहां नीचे गिरता है, उस जगह उसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो जाता है। और उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। यानी कि धारा की रफ्तार वहां पे क्या होती है, बहुत तेज होती है। कुछ भी रहेगा, हाथी भी जाएगा तो उसको भी वो बहा के कहाँ ले चले जाएगा तो पता नहीं चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे मंथन गति से मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ अभी भी क्या है, अभाव है। और हुंड्रू प्रपात की भीड़ और चीजों का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग उसके पास दुकान और वगैरह सजाकर अपने लिए आय और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर लेते। धन्य हुंड्रू, किस युग में से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघल कर यह पाषाण बह रहा है। यह कहना असंभव है। पत्थर का अंतरस्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यानी जिस प्रकार यहाँ नदी बह रही है सबके लिए, उसी प्रकार अगर करुणा से सबका हृदय भी बहता तो आज दुनिया में किसी भी तरह का क्या होता, पाप नहीं होता। किसी भी तरह का चोरी, डकैती, छीना झपटी, कोई भी आपराधिक गतिविधि नहीं होती। आपराधिक गतिविधि यहाँ हमारे देश में नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने को में आए हैं। ठीक है, एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना बन रहा है, और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता। ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं और फंसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। यानी इतने दिनों से वह पत्थर है, उस पे किसी भी प्रकार की टूट फूट या फिसलाहट की समस्या नहीं है। मतलब ना तो टूटा है ना फूटा है। इस तरह अब ज्यों का त्यों वह पानी को ऊपर, यानी ज्यों का त्यों वह खड़ा है और पानी उसके ऊपर निरंतर गिरता जा रहा है। 243 फुट का यह प्रपात निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई।
है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है, यानी कि सभी मौसम में वो बहते रहता है। अरिवल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपलब्ध है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसका कोई अभिमान नहीं। अंधे आवाज सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा ले और बहरे प्रवाह देख ले तो आवाज का अंदाज लगा ले। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। ठीक है। और किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को इसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। और जो भी हुंडरू दर्शनीय है इसकी याद भूलने को नहीं। कितने दिन गुजर जाए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। यानी कि अगर आप एक बार हुंडरू जलप्रपात देख लेंगे तो आपको वहां का दृश्य कभी भी आप नहीं भूलिएगा। और सालों से वहां पे हुंडरू है और कुल मिला के वो कितना फुट ऊपर से पानी गिरता है तो 243 फुट ऊपर से पानी गिरता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन कौन हुंडरू जाना चाहते हैं देखने के लिए। जो जो जाते हैं जाना चाहते हैं तो देख के आइए, और जो देख लिए हैं वो बताइए कमेंट करके कि आपको यह हुंडरू जलप्रपात कैसा लगा। तो इसके लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह और उर्फ कामा। चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। नीलिमा का अर्थ होता है नीलापन अर्थात या फिर श्यामलता। और तरद्दुत का अर्थ होता है कठिनाई या परेशानी। द्रुत गति का अर्थ होता है तेज चलना। द्रुत गति का अर्थ होता है तेज चलना। गुलजार का अर्थ होता है प्रफुल्लित या फिर खिला हुआ। बाग का अर्थ होता है बगीचा। अवर्णनीय का अर्थ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने लायक। विस्मित का अर्थ होता है आश्चर्य। साध का अर्थ है लक्ष्य। विभीषिका का अर्थ है संकट त्रासदी भय। और उद्गम स्थान का अर्थ है वह स्थान जहाँ से नदियां निकलती है या फिर मूल स्रोत या फिर उत्पत्ति। और विलीन का अर्थ होता है लुप्त हो जाना। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देती है। हुंडरू का जल प्रपात से उत्पन्न ध्वल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है और पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यह हुंडरू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरता है।
चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। स्वयं को झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है, झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर, हुंडरू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है, उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है और पहाड़ों के बीच पतली नदी, मानो थर्मामीटर का पारा हो। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंवार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है, स्वर्ण जैसा सुख देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो उत्तर, प्रस्तुत पाठ हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहां के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का भी वर्णन अनिवार्य है, जैसा कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 प्रकार से किया गया। तो उत्तर हो जाएगा, हुंडरू का पानी कहीं सांप को की तरह चक्कर काटता है, तो कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। और दूसरा फिर इसी का, हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है, जिससे आपको कौन सा तारीख कौन सा तारीख होगा, सॉरी यहाँ पे एक तारीख नहीं तारीफ होगा, क्या होगा, तारीफ। कौन सा तारीफ अच्छा लग रहा है और क्यों। तो उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त 2 कथनों में मुझे प्रथम कथन का तारीफ अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष से विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र का प्रयोग हुआ है। प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना और हिरन की तरह छलांग लगाना। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सुधार करना है। सुधार ये करना है कि यहाँ से उत्तर शुरू नहीं हो रहा, ये सारा प्रश्न का ही भाग है। प्रश्न में ही 2 कथन दिया गया है, जिसमें से पहला कथन क ये है और दूसरा कथन ख ये है, और इसका उत्तर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उत्तर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। अगला अध्याय बहुत जल्द मिलेगा। तो इस कहानी को आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। ठीक है, और कमेंट में लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में उसका जवाब अवश्य देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।